हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 5 में। हमने 4 लेक्चर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं और आज हम लिमिटिंग रिएजेंट और स्टिचियोमेट्री के कुछ कंबाइन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपने लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना है और किस क्वेश्चन में आपने स्टिचियोमेट्री का यूज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा सा वेलकम है। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा, स्टिचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ कंबाइन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का यूज होना है या फिर स्टिचियोमेट्री का यूज होना है। तो देखिए, अगर एक ही रिएक्टेंट के बारे में या एक ही प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है तो क्वेश्चन स्टिचियोमेट्री से होगा, और सभी रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइडेड है तो क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट से होगा। इस बात को मैं लिख देता हूं। इंफॉर्मेशन इज given about only one reactant oblique product। ठीक है, तो क्वेश्चन किससे होगा? स्टिचियोमेट्री से होगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन इज given about all reactants। अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है सभी रिएक्टेंट्स के बारे में तो क्वेश्चन किससे होगा? एलआर से होगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है, तो हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपने लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना है और कौन से क्वेश्चन के अंदर आपने स्टिचियोमेट्री का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है और एल्यूमिनियम का आपको 9 ग्राम दे रखा है, तो आपने बताना है कि ऑक्सीजन का कितना वेट लगेगा। देखिए, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो एल्यूमिनियम के इधर 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर 3 है, तो इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वेट दे रखा है तो आप वेट और वेट रिलेशन का यूज कर सकते हो, मतलब इसका भी वेट लगेगा और इसका भी वेट लगेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट, वो कितना होता है? 27। तो 2 इंटू 27, क्योंकि भाई इसके 2 मोल दे रखे हैं ना, तो 2 इंटू 27 ग्राम जो है वो रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन कितनी लगती है? 3/2 इंटू, क्योंकि 3/2 ऑक्सीजन के मोल हो गए और ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट है यहाँ पे O2 का, वो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, तो अगर इसको आप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको 1 ग्राम ले लो। अगर इसको 1 ग्राम के लिए आप सोल्व करते हो तो इसको डिवीजन में भेज देंगे। 2 से 32 को काट लो आप, तो 3 इंटू 16 यहाँ पे बच गया। इसको डिवीजन में भेजोगे तो 2 इंटू 27 यहाँ आ गया। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एल्यूमिनियम के आपको 9 ग्राम दे रखे हैं। एल्यूमिनियम के कितने ग्राम दे रखे हैं? 9 ग्राम दे रखे हैं। तो 9 ग्राम के लिए अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27 इंटू में। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं। 9 से इसको काट दो 27 को, 9 3 जा पे गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 16 को काटोगे कितना आ जाएगा? 8, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर 9 ग्राम एल्यूमिनियम आपके पास है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको? 8 ग्राम चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ठीक है, और वैसे भी इसने दूसरे रिएक्टेंट का पूछ रखा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन हमने किससे सोल्व कर दिया? स्टिचियोमेट्री से कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कि 0.5 मोल BaCl2 जो है उसको 0.2 मोल्स Na3PO4 के साथ मिक्स कर दिया गया। तो Ba3PO4 का जो होल ट्वाइस है उसके कितने मोल बन सकते हैं मैक्सिमम, ये बताना है आपने। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लेंगे। BaCl2 जो है वो जब रिएक्ट करता है किसके साथ? Na3PO4 के साथ, तो क्या बनाएगा आपके पास?
Da3PO4 का होल ट्वाइस और उसके साथ सोडियम क्लोराइड NaCl। सिंपल सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम को फॉस्फेट से कंबाइन कर दीजिए, सोडियम को क्लोराइड से कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपका ये होता है कि आपको इक्वेशन करनी है बैलेंस, तो हम बैलेंस कर देते हैं। बेरियम के 3 मोल है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से किया तो क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे सोडियम और सॉरी क्लोरीन 6 कर दिए, सोडियम कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई। इतना काम आपने करना है। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। तो आपको क्या सिखाया गया है? आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले आपने इनिशियल मोल्स को लिखना है। अच्छा चलो एक रिपीट कर देता हूँ एक बात, कि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो बात मैंने यहाँ पे बताई आपको, ठीक है। बेरियम क्लोराइड के भी मोल दे रखे हैं आपको, सोडियम फॉस्फेट के भी मोल दे रखे हैं, और जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में, 2 ही रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और दोनों रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन किससे करना है आपने? लिमिटिंग रिएजेंट से करना है। यही तो लिखा है, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट ऑल द रिएक्टेंट्स, सभी रिएक्टेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन किससे करोगे आप? लिमिटिंग रिएजेंट से करोगे। तो कर देते हैं, देखिए जरा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ, तो हम कैसे करते हैं? इनिशियल मोल्स लिखते हैं सबसे पहले, जो आपको मोल्स गिवन है। बेरियम क्लोराइड के 0.5, सोडियम फॉस्फेट के 0.2, प्रोडक्ट के कितने रहेंगे शुरुआत में? 0 और 0। उसके बाद क्या करेंगे हम निकालते हैं मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हैं? मोल्स रिएक्टेड हम निकालते हैं कि गिवन मोल्स जो थे आपके पास, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। इसके गिवन मोल 0.5 डिवाइडेड बाई 3, इसके कितने हो जाएंगे? गिवन मोल 0.2 डिवाइडेड बाई, इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लिए 0.16 हो गया, इसको सोल्व किया 0.1। अब इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.1 है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा आपके पास? ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास हो गया सोडियम फॉस्फेट। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास आया है उसको राइट हैंड साइड प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए लेक्चर्स आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0.1 को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0.1, यहाँ पर भी 0.1, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस करते हो, तो मतलब 0.16 में से आपने 0.1 को माइनस कर दिया। 0.1 में से 0.1 को अगर आप माइनस करोगे, या यूं कहो कि लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली यूज हो जाएगा, तो बचेंगे कितने मोल इसके? 0। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आपने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है अभी। चलो कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफिशिएंट 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपसे पूछा सिर्फ बेरियम फॉस्फेट के मोल है कि कितने बनेंगे। बेरियम फॉस्फेट के मोल कितने बनेंगे ये डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कितने मोल बना रहा है इसके 0.1 इंटू में, इससे ज्यादा इसके मोल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है भाई। इसके कितने मोल बचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा। दो चीजों के बीच में रिएक्शन हो रही थी और अगर एक चीज खत्म हो गई है तो फिर वो पहले वाला रिएक्शन करेगा किसके साथ? ठीक है यहां तक। तो यहाँ पे 0.1 इंटू 1 करोगे तो 0.1 आएगा, और यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि इसके मोल ही तो पूछे थे आपसे, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे? मैक्सिमम 0.1 मोल बनेंगे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन CaCO3 इज स्ट्रांगली हीटेड एंड 5.6 लीटर CO2 इज प्रोड्यूस्ड एट NTP। देखिए जरा क्या कह रहा है कि आपको रेजिड्यू का वेट निकालना है। कब? जब CaCO3 को आपने स्ट्रांगली हीट किया और 5.6 लीटर CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रही है NTP पे। जब कभी भी गैस की वॉल्यूम की बात आती है तो क्वेश्चन में आपको NTP या STP देखने को मिलेगा, ठीक है। और नहीं भी दे रखा है तो आप ये बात बिल्कुल बेझिझक समझ जाइए कि जो वॉल्यूम आपको दी है गैस की वो NTP पे या STP पे है, ठीक है। तो यहां से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है।
दूसरी बात आपने ध्यान ये देना है कि रिएक्शन जो दे रखी है और क्वेश्चन में जो कंडीशंस है उसके हिसाब से आपको कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट से करना है या फिर आपने किससे करना है, स्टिचियोमेट्री से करना है। तो ध्यान से देखिए 5.6 लीटर CO2 दे रखा है, तो इंफॉर्मेशन आपको जो है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में है। और अभी अभी हमने क्या सिखाया है, यहां पे देख लीजिए आप कि अगर एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो क्वेश्चन किससे करना है, आपने स्टिचियोमेट्री से करना है। तो यहाँ पे देखिए 5.6 लीटर CO2 बन रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू, ये जो है बेटा ये किसका काम करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे रेजिड्यू का काम करने वाला है। ठीक है, CO2 का वॉल्यूम जो है वो दे रखा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करके आप वेट और वॉल्यूम रिलेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, इसका आपने वेट निकालना है और इसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है, तो वेट और वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम अगर 1 लीटर की बात करें, सॉरी 1 मोल की बात करें तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगी। अगर मैं अब इसको उल्टा पढ़ लेंगे, हम उल्टा कैसे पढ़ेंगे कि 22.4 लीटर CO2 बनती है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है 56 ग्राम बनता है। अगर ये 1 लीटर बनेगी तो इसको डिवीजन में भेज देंगे, 56 डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम बनेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका 5.6 लीटर बन रहा है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5.6 लीटर अगर ये बन रही है तो इस चीज से मल्टीप्लाई भाई, 1 लीटर में जितना बन रहा है 5.6 लीटर में कितना बनेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 56 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 5.6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। एक डेसिमल से एक डेसिमल चला जाएगा और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 56 4 जा पे जाएगा ये। ठीक है, कितने पे जाएगा 4 पे। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 1 4 4 4 जा 16, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 14 ग्राम इज द आंसर। 14 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कब, जब CO2 आपके पास 5.6 लीटर बने। बिल्कुल सिंपल सा है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 मोल दे रखे हैं आपको Na2CO3 के, वो रिएक्ट कर रहा है 4 मोल HCl सॉल्यूशन के साथ। तो वॉल्यूम निकालनी है CO2 गैस की STP के ऊपर। और वॉल्यूम की बात जब भी कभी आती है तो STP और NTP आपको मिलता है, ये बात मैंने अभी अभी बोली आपको। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनते हैं 3 टोटल, एक साल्ट बनता है, एक वाटर बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लेंगे, सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लेंगे। देखिए जरा क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। Na2CO3 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या क्या बनेगा, NaCl, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ साथ बनेगा वाटर। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे। फिर दूसरा काम ये है, 2 रिएक्टेंट जो दे रखे हैं आपको, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से करना है। आपको किसे करना है, लिमिटिंग रिएजेंट से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे सोडियम के 2 मोल, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 2 हो गए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ही दे रखे, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, उधर 3 है। ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस होगी। तो जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सोल्व करते हो तो कैसे करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो इनिशियल मोल्स। कितने दे रखे हैं, सोडियम कार्बोनेट के 6 मोल दे रखे हैं, HCl के आपको 4 मोल दे रखे हैं, और शुरुआत में प्रोडक्ट के मोल कितने रहने वाले हैं 0 0 और 0। ठीक है, उसके बाद आप निकालते हो मोल्स रिएक्टेड। क्या निकालते हो, मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालेंगे, जो गिवन मोल है उनको हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 2, और हाँ ठीक है, तो इन दोनों में से आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसको सोल्व किया आपने तो 6 आ गया, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास HCl जो है वही Lr है, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद अगर प्रोडक्ट में आपसे कोई भी चीज पूछी है कि प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे, मास कितना बनेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, तो एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट वाले लेक्चर में आपसे करवा रखा है कि कितने मोल बनते हैं, कितना मास बनता है प्रोडक्ट का,
या एक्सेस रिएजेंट जो आपके पास बच जाता है उसके कितने मोल बच गए, कितना मास बच गया, कितनी वॉल्यूम बच गई, उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवा रखा है जिसमें पॉसिबल जितने भी 8 9 10 सवाल होते हैं वो सारे करवा रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट आता है उसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास बनता है उसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। और हालांकि आपको NaCl के नीचे और वाटर के नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे केवल और केवल किसके बारे में पूछ रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। फिर भी मैं सभी के लिए लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को उधर भेज दिया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, तो 6 - 2, ठीक है, और 2 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। फिर हम कहते हैं कि आपने कोफिशिएंट से सभी को मल्टीप्लाई कर, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसके कितने मोल हो गए, 2 मोल्स हो गए, क्योंकि CO2 के बारे में ही तो पूछ रखा है आपसे, CO2 की कितनी वॉल्यूम बनेगी। तो अगर इसके CO2 के मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने बन रहे हैं भाई, 2 मोल बन रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी बनेगी, एक मोल की वॉल्यूम 22.4 होती है, तो 2 मोल की कितनी हो जाएगी, 2 × 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा आपके पास, 44.8 लीटर, इतनी CO2 आपके पास बने। क्लियर है यहां तक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड क्या होती है, ध्यान से सुनिए। क्या होता है, दो चीजें, एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल यील्ड, पहले इनको समझ ले, यील्ड को मैं YLD से लिख देता हूं, और एक होता है थ्योरेटिकल। एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड आप सुनिए क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, कि कोई भी रिएक्टेंट आपको दिया है, ठीक है, ठीक है, और उससे हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितना प्रोडक्ट एक्चुअल में बन रहा है, कि भाई 100 ग्राम रिएक्टेंट था, उससे कोई रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट आपके पास 50 ग्राम बन रहा है, ठीक, तो 50 ग्राम जो बन रहा है वास्तव में वो तो हो जाएगा एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब ये रहेगा कि आपने स्टिचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके जो वैल्यू निकाली है कि भाई ये 50 ग्राम नहीं, ये तो 70 ग्राम बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, 70 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है 50 ग्राम, तो जो बनना चाहिए था लिमिटिंग रिएजेंट या स्टिचियोमेट्री के हिसाब से, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड, वो क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल यील्ड। और वास्तव में जो बन रहा है वो कहलाता है एक्चुअल यील्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का, देखिए जरा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक फॉर्मूला ये है। अब ये जो यील्ड वर्ड है इसका मतलब अमाउंट से ही तो है, मतलब यील्ड की जगह पे आपके पास मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकती है, ठीक है, मोल्स भी हो सकते हैं, तो मैं 2 फॉर्मूले पॉसिबल और लिख देता हूं, यहां से ही, यहीं से बनेंगे वो। परसेंटेज यील्ड जो है आपके पास हो सकती है क्या, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी हो सकता है। और अगर मोल्स की टर्म में बात करें तो परसेंटेज यील्ड जो है ऐसा भी हो सकता है, एक्चुअल मोल्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड, सॉरी थ्योरेटिकल मोल्स मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट और स्टिचियोमेट्री के हिसाब से कितने बन रहे हैं, वो थ्योरेटिकल मोल्स हो जाएंगे इनटू 100। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आपके पास यूज में आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या दे रखे हैं। मोल से रिलेटेड है, मोल से रिलेटेड है तो आप ये लगा लेंगे, मास से रिलेटेड है तो आप ये लगा लेंगे, ठीक है, और इसकी बजाय वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी हो सकता है, तो वो इसी प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। शुरुआत में 2 मोल्स जो है ए और बी के दोनों के ही लिए आपने, और 0.5 मोल्स जो है वो A2B2 के बने, तो आपने परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की बतानी है, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन लिखो आप, जब ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, तो क्या बना रहा है, A2B2 बना रहा है। दूसरा काम क्या है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, तो इसके भी दो हो गए, ये भी दो हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखिए कि 2 मोल है ए के और बी के, मतलब कि 2 मोल ही ए के हैं और 2 मोल ही बी के हैं, दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम LR वाला जो प्रोसीजर है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो प्रोसीजर है, वो फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इनिशियल मोल लिख लेंगे। इसके जो इनिशियल मोल्स आपने लिखे, कितने मोल दे रखे हैं भाई, 2 मोल। इसके कितने दे रखे हैं, 2 मोल। उसके बाद आप क्या लिख लोगे, मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालेंगे हम, इसके 2 मोल डिवाइडेड बाई, भाई इनिशियल मोल जो होते हैं उसको हम कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो 2/2 कर दिया। यहाँ पे इनिशियल मोल कितने थे, 2, कोफिशिएंट कितना है 2, मतलब ये वैल्यू भी 1 आ गई और ये वैल्यू भी 1 आ गई। यहाँ पर दोनों ही LR हो गए, दोनों ही क्या हो गए, LR हो गए। भाई दोनों के मोल बराबर आ गए, दोनों ही LR का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सिखाया गया है, उसके बाद आपको बताया गया है कि जो LR आता है उसे राइट हैंड साइड भेजना है। भाई ध्यान से देख लीजिए, A2B2 जो है वो आपके पास 0.5 मोल बन रहा है, तो ये एक्चुअल यील्ड है या एक्चुअल मोल्स आपके पास है। थ्योरेटिकल आप स्टीचियोमेट्री या लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके, क्या कह रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल आप स्टीचियोमेट्री या लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको राइट हैंड साइड भेज देना है। तो 1 मोल हो गया, ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों ही LR रहते हैं, 0 मोल बनेंगे। उसके बाद आप क्या करते हो, आप करते हो मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करते हो, जो कोफिशिएंट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका मतलब A2B2 के कितने मोल बने, 1 मोल बना, इसके हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। दूसरी बात क्या है कि जो एक्चुअल मोल्स बन रहे थे, क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है 0.5 दे रखे हैं, कि A2B2 जो है ना वो बन तो 0.5 रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से जब आपने इसको सोल्व किया लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करके, तो आप कह रहे हो ये तो 1 बनना चाहिए था, इसका 1 मोल बनना चाहिए था। तो अब आप परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, यही तो पूछा है, परसेंटेज यील्ड निकालनी रिएक्शन की, मतलब एक्चुअल मोल्स कितने बन रहे हैं 0.5, थ्योरेटिकल मोल्स कितने बन रहे हैं 1। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां से अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करके और परसेंटेज यील्ड निकाल देता हूं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू, एक्चुअल मोल्स कितने हैं 0.5, थ्योरेटिकल मोल्स कितने बने 1, मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सोल्व करोगे आंसर 50%। तो आपके पास रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है 50% है, मतलब कि 50% ही रिएक्शन हो पा रही है, ठीक है। बनना तो 1 मोल चाहिए था और बने कितने 0.5, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो 20 ग्राम रेजिड्यू बनता है, परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की निकालनी है। देखो ये जो रिएक्शन है CaCO3 की हीटिंग, ये हमने अभी भी पीछे पढ़ी थी, चलो दिखा देता हूं मैं आपको। CaCO3 को जब आप हीट करते हो, देखो ये रहा, CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो किसका काम करता है, रेजिड्यू का काम करता है, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। देखो जरा, जब आप 50 ग्राम, पहले तो रिएक्शन लिख देता हूं मैं, के बाद क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2, ये बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसका 50 ग्राम हीट किया तो रेजिड्यू मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना 20 ग्राम, आपने परसेंटेज यील्ड निकाली। तो सबसे पहले आप स्टीचियोमेट्री का यूज करेंगे, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है यहाँ। स्टीचियोमेट्री का यूज करके आप ये देख लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, मतलब स्टीचियोमेट्री के हिसाब से, तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे हम, तब कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है, तब कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है ये हम देख लेंगे। तो देखिए जरा, इसका मोलिकुलर वेट निकालो आप, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट जब आप निकालोगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जब 48 सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 100 ग्राम, ठीक है। जब ये 100 ग्राम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है, इसको सोल्व कर लेंगे हम।
कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, तो बेटा ये हो जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना दिया है 50 ग्राम, तो यहां से निकाल ले 50 ग्राम अगर ये होता है तो ये कितना बनता है, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को। तो अगर ये 50 ग्राम होता है तो ये कितने पे जाएगा 28 पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनना चाहिए था 28, बन कितना रहा है 20 ग्राम। इसका मतलब एक्चुअली 20 ग्राम, थ्योरेटिकली 28 ग्राम। क्वेश्चन सोल्व हो गया। परसेंटेज यील्ड तो निकालनी है तो यहाँ से सोल्व कर देंगे हम। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल कितना है 20 ग्राम बन रहा है एक्चुअल मास, थ्योरेटिकल मास कितना है 28 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 10 और ये हो गया 3। ठीक है, 16 नहीं आएगा, 14 आएगा, 14। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से 5 पे जाएगा, 2 से 7 पे जाएगा, कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 7। इसको सोल्व कर ले। ठीक है, 7 7 जा पे गया 1, 7 1 पे गया। ठीक है, उसके बाद 3 0 7 4 जा पे गया। लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके पास 71.4% परसेंटेज निकाल रहे हैं भाई। परसेंटेज यील्ड कितना आ जाएगा 71.4% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि जो भी आपको दिया जाता है, जितना करवाया जाता है, आप आराम से उसको लिख लिया करो। ठीक है, पेन कॉपी को साथ लेके बैठो, जिससे कि ये हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी। अब इसको कैसे करेंगे देखिए जरा। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है कि आपको कोई भी एक वर्ड होता है सैंपल, क्या होता है सैंपल, यहां पे लिख देता हूं सैंपल। अगर ये वर्ड आपको कहीं मिले तो इसका मतलब होता है कि प्योर कंपाउंड के साथ साथ, प्योर कंपाउंड के साथ साथ उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। इम्प्योरिटीज के साथ साथ प्योर कंपाउंड का ये मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर आपको सैंपल वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब ये रहेगा कि इम्प्योरिटी के साथ साथ उसमें प्योर कंपाउंड प्रेजेंट है, या यूं कहो कि प्योर कंपाउंड के साथ साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो परसेंटेज प्योरिटी जो है कि आपको ये निकालना है कि चाहे तो रिएक्शन के टर्म में पूछे कि रिएक्शन इससे रिएक्शन कर रही है, इसके साथ ये बन रहा है, इस प्रकार से सवाल मिले, या सीधा आपको दे दिए कि भाई अपने पास 100 ग्राम चीज है, उसमें से 20 ग्राम इम्प्योरिटी है, 80 ग्राम प्योर कंपाउंड है, परसेंटेज निकालो तो 80/100 गुना 100 करोगे 80% आ जाएगा। इस प्रकार से दिया जाए। ठीक है, तो हम इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे तो उसे क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है आपने। और तो यहाँ पे भी ऐसे ही यूज करना है कि कैसे होगा आपसे कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि सैंपल जो है, सैंपल वर्ड आपको कहीं दे रखा है तो प्योर कंपाउंड के साथ साथ उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज प्योरिटी की मैं बात करूं, परसेंटेज प्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो कैसे सोल्व करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल, जो भी सैंपल दिया है उसमें प्योर कंपाउंड का मास कितना है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सैंपल। और सैंपल है तो वो इम्प्योर है ऑलरेडी, इम्प्योर सैंपल या सिंपल सैंपल लिख सकते हो आप, टोटल मास ऑफ सैंपल, क्योंकि सैंपल में ऑटोमेटिकली प्योर कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो मास ऑफ प्योर कंपाउंड सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू में 100। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, जिससे कि आप परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन कर पाए। बिल्कुल सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन कर लीजिए आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा, 150 ग्राम सैंपल जो है कॉपर ओर का, उसमें 75 ग्राम प्योर कॉपर है, परसेंटेज प्योरिटी निकालो। देखो भाई, टोटल सैंपल आपके पास एरिया 150 ग्राम, जिसमें से 75 ग्राम प्योर है, तो प्योरिटी निकालनी कैसे करेंगे देखिए जरा। भाई 150 में से 75 ग्राम जो है वो प्योर है, तो परसेंटेज प्योरिटी को अगर आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 75 ग्राम प्योर है। ठीक है, 75 ग्राम क्या हो गया प्योर, टोटल सैंपल कितना है 150 है, इसको आप परसेंटेज प्योरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ऊपर क्या हो गया प्योर, नीचे क्या हो गया टोटल, इनटू में 100। इसको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3? अगर 150 ग्राम सैंपल आपको 44 ग्राम CO2 दे रहा है हीट करने पे। ये इक्वेशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये तीसरी बार आ रही है आज के लेक्चर में। कैसे करते हैं, पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सबसे पहले स्टीचियोमेट्री का यूज करके ये देख लेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास जब स्टीचियोमेट्री के हिसाब से जब होता है तो कितना बनता है, CO2 कितनी बनती है, फिर हम परसेंटेज प्योरिटी का यूज कर लेंगे। तो स्टीचियोमेट्री का यूज करके निकालिए, इसका कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मास दे रखा है, मास निकाल लीजिए, 44 ग्राम आएगा। अब यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैल्शियम ऑक्साइड का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजिड्यू के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, ना कुछ पूछ रखा है आपसे। तो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रखा है या कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दे रखा है कुछ भी, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 150 ग्राम सैंपल जब हीट करते हैं किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो भी 44 ग्राम CO2 बनता है। सीधी सी बात यह है, CO2 के 44 ग्राम बनने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट लॉजिकली चाहिए कितना, 100 ग्राम। और अगर 150 ग्राम हीट करने से भी 44 ग्राम CO2 बन रहा है, इसका मतलब 150 ग्राम में से 150 ग्राम में से 50 ग्राम तो इंप्योरिटी है। सीधी सी बात है। तो यहां से इसका मतलब ये रहेगा कि 150 ग्राम में प्योर कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी का अगर फॉर्मूला यहां पे आप अप्लाई करते हो तो कैसे करोगे, मास ऑफ प्योर सैंपल, 150 में से कितना सैंपल प्योर है, 100, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल 150, 150 इंटू 100। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 2 से गया 5 पे, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 2 पे। ठीक है, कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 3। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 6.66% आ जाए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपको लिखवाया जाता है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से, परसेंटेज प्योरिटी आपको क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब ये किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये स्टीचियोमेट्री से बचने के लिए हम पीओएसी का यूज करते हैं। स्टीचियोमेट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस करना पड़ता है, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं करना चाह रहे तो क्या करें, तो हम पीओएसी का यूज करेंगे। दूसरी बात, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि इक्वेशन हमसे बैलेंस हो ही नहीं सकती, या जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड नहीं करवा रखी है। ठीक है, जो कंडीशंस है आपको वो कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं करवा रखी है, तो इक्वेशन जो है वो आपसे बैलेंस नहीं हो सकती। इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हम किसका यूज करेंगे, पीओएसी का यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। और जो क्या कहता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कंजर्व है। टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि अगर मास कंजर्व है तो मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो यहां से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एज mass of reactants and products is conserved। एटम कंजर्वेशन है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व रहेंगे, भाई मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। फिर उससे क्या आ जाएगा, मोल अगर आपके पास है तो उससे आप एटम निकाल सकते हो। ठीक है, तो एज मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कंजर्व्ड, सो number of atoms are also
कंजर्व, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी, ये बात आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। अगर आप KClO3 को हीट करते हो तो KCl प्लस O2 बनाता है और ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और इसको बैलेंस भी मत करो। ठीक है, तो आप ये सीख लो कि POAC को अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, KClO3 को आपने जब हीट किया तो ये KCl और O2 बना रहा है। इक्वेशन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड मोल्स रहेंगे किसी भी एटम के, वो राइट हैंड साइड भी रहेंगे, उतने ही रहेंगे। तो अगर मैं POAC को अप्लाई करता हूं, इसके लिए पोटासियम के लिए, आप ये सीख लीजिए, POAC फॉर पोटासियम अप्लाई कैसे करना है, POAC को कैसे अप्लाई करना है, देखिए जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है। अब KClO3 के कंप्लीट एक मॉलिक्यूल में पोटासियम के कितने एटम्स हैं, एक एटम है। कितना एटम है, एक एटम है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू, और यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स पोटासियम के राइट हैंड साइड बराबर रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स KCl की अगर हम बात करें तो एक KCl में कितने एटम्स है पोटासियम के, एक एटम है। ठीक है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। देख लीजिए, और यही यूज होगा। और आपको KCl के लिए अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी इसके लिए पोटासियम के लिए, तो क्लोरीन के लिए पढ़िए, उसके बाद हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। तो ऑक्सीजन तक जब आप पहुंचोगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज POAC फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए POAC को कैसे अप्लाई करोगे आप, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन राइट हैंड साइड। ये बात तो क्लियर है ना, मास अगर कंजर्व है तो एटम भी कंजर्व रहेंगे। जितने एटम राइट हैंड साइड रहेंगे उतने ही एटम्स लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड जितने हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स राइट हैंड साइड रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं KClO3 में कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू, इसमें भी एक ही क्लोरीन है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लगा लो POAC और ऑक्सी, यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, ये अप्लाई करना है। देखो क्या अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किधर होने चाहिए, राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है KClO3 में, 3। तो कैसे करेंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, 2। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, सॉरी O2 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 O2, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। देख लो, खूब आराम से देख लो, इधर KClO3 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो जितने KClO3 के मोल होंगे ऑक्सीजन के एटम्स उससे 3 गुना होने वाले हैं, या ऑक्सीजन के मोल्स उससे 3 गुना होने वाले हैं। और ऑक्सीजन के जितने मोल्स हैं, अगर हम बात करें ऑक्सीजन के एटम्स की, तो वो कितने गुना होने वाले हैं, 2 गुना होने वाले, क्योंकि एक एटम के अंदर, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स हैं। तो ये ऐसे अप्लाई करना है आपने POAC को। इसके क्वेश्चन करेंगे, ये बात भी क्लियर हो जाएगी कैसे होगा। देखिए जरा, 27.6 ग्राम K2CO3 जो है वो हीट किया सीरीज ऑफ रिएजेंट से, और उन सब में जो है कन्वर्ट हो गया, ये बन गया वेट ऑफ, आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना है, क्या है भाई, कैसे करेंगे,
भाई K2CO3 जो है उसको आपने सीरीज ऑफ रिएजेंट्स के साथ हीट कर दिया और फाइनल प्रोडक्ट ये बना दिया K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस। कर लो बैलेंस इक्वेशन को। कैसे करोगे? इक्वेशन बैलेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिएक्टेंट में जो जो एटम है प्रोडक्ट में तो उससे फालतू एटम आ रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में जिंक का कोई नाम नहीं, आयरन का कोई नाम नहीं, नाइट्रोजन का कोई नाम नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि पीओएसी जो है वो स्टीचियोमेट्री से बचने के लिए पढ़ते हैं हम। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही या आप कर भी नहीं पाओ, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे? कंडीशन ही पूरी नहीं दे रखी है, आपको रिएजेंट्स के नाम नहीं दिए, लिख दिया सीरीज ऑफ रिएजेंट, मतलब बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ इसको रिएक्शन करवाया गया और ये बन गया फाइनल में जाके सारे के सारे कार्बन। तो इसमें आपको हिंट मिलेगा कि कौन से एटम कंजर्व है, किसके लिए आप पीओएसी को अप्लाई करोगे। कार्बन के लिए अप्लाई करना है आपने। ठीक है, और आपने क्या निकालना है? ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका वेट निकालना है, और क्वेश्चन में दिया है मोलिकुलर वेट एक इसका K2CO3 का, और जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका आपको मोलिकुलर वेट दिया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहले पीओएसी लगाओ कार्बन के लिए। इसके लिए कार्बन के लिए आप पीओएसी लगाओगे, पीओएसी और कार्बन। कार्बन के लिए आप पीओएसी लगाओ। ठीक है, कार्बन के लिए आप पीओएसी लगाओ। तो यहां से देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहेंगे किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसके अंदर तो एक ही एटम है कार्बन का, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू, इधर कार्बन के कितने एटम है इस पूरे एक कंपाउंड में गिन लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई हो रही तो 6 कार्बन ये हो गए, और पूरे का होल ट्वाइस है तो कितने हो गए? 12। तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूं, ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं। इस हिसाब से आप पीओएसी को अप्लाई करोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 कैसे निकलेगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। किसका? K2CO3 का। 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? गिवन वेट, जो कि वेट एक्चुअली निकालना है आपने, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन सोल्व करना है। वेट K2CO3 का दे रखा है 27.6, मोलिकुलर वेट भी दे रखा है 138 इज इक्वल्स टू 12 इंटू, इसका वेट आपने निकालना है और इसका मोलिकुलर वेट आपको दे रखा है 698। क्लियर है? तो यहां से दिस इंप्लाइज आप यहां से वेट को सोल्व कर लेंगे। आप यहां से किसको सोल्व कर लेंगे? वेट को सोल्व कर लेंगे। वेट को जब आप यहां से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11.6 ग्राम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 11.6 ग्राम्स आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पीओएसी लगाना बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बस ये देखना है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में जिस एटम को आप कंजर्व कर रहे हो ना, उसके कितने एटम दे रखे हैं। यहाँ पे एक ही था तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 लगा दिया। यहाँ पे 12 थे तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंप्लीट प्रोडक्ट लगा दिया आपने। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 0.32 मोल्स ऑफ LiAlH4। भाई आपको LiAlH4 के मोल दे दिए, इथर सॉल्यूशन में प्लेस्ड कर दिया, आपको फ्लास्क में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐड कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट इज दिस LiAlHC12H27O3। फाइंड वेट ऑफ प्रोडक्ट इफ Li एटम्स आर कंजर्व। लिख भी दिया कि लिथियम के एटम्स जो है कंजर्व है। भाई देखो ध्यान से कैसे करोगे आप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम है LiAlH4 का, ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर। किसके अंदर? LiAlHC12H27O3। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम वैसे ही है कि आपने रिएक्शन करी किसी के साथ, इथर सॉल्यूशन के साथ की, अल्कोहल के साथ करी, फाइनली ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इथर क्या है, टर्सरी अल्कोहल जो बन रहा है, ब्यूटाइल अल्कोहल वो क्या है, कैसे रिएक्शन हुई होगी। आपको सिर्फ चाहिए कि शुरुआत में क्या था, लास्ट में क्या है, और कौन से एटम कंजर्व हैं। कौन से एटम कंजर्व हैं? लिथियम के। आपने लिथियम के लिए पीओएसी लगा देना है। लिथियम के लिए आपने पीओएसी लगा देना है, तो पीओएसी
फॉर लिथियम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम राइट हैंड साइड। इसमें भी एक ही है तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LiAlH4 इज इक्वल टू, इसमें भी लिथियम एक ही है तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूं ये पूरा फॉर्मूला लिखने की बजाय। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम आप सॉरी LiAlH4 आपको दे रखे हैं 0.32। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट प्रोडक्ट का कितना दे रखा है 254। इसका मतलब दिस इंप्लाइज वेट इज इक्वल टू 0.32 इंटू 254। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 81.28 ग्राम आंसर आ जाएगा। 81.28 ग्राम आपके पास आंसर। तो इस प्रकार से आपने पीओएसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीख लिया, स्टीचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के कंबाइंड प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी और पीओएसी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहां तक आपने क्लास देखी, इसके लिए आपको बहुत बड़े वाला थैंक यू। और लगातार आप वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, लगातार जितना पढ़ाया जाता है उसको आप कोशिश करिए कि आप नोटबुक में लिख लें, कॉपी पेन साथ लेके बैठा करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके बाय।